चलिए जी, वेलकम विद अ न्यू चैप्टर टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ये बुक कौन सी है, मेरे को एक बार बुक बता दो। पार्ट बी बुक। पार्ट बी बुक का चैप्टर नंबर 2 थ्योरी का है, वो बाद में करेंगे। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, सीधा ही लिख लो 4 मार्क्स का। हर पेपर में ये क्वेश्चन आना ही होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, 4 मार्क्स का। चैप्टर का नेम टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, इसको इग्नोर करना है। चैप्टर का जो मेन नेम है ना, वो ये वाला है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो 6-7 पेजेस छोड़ दो पिछले चैप्टर के बाद, क्योंकि उसके अभी मेरे को क्वेश्चंस और रिवाइज करवाने हैं। और उसके बाद लिख लो चैप्टर का नेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लिखो इधर टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस कंपैरेटिव स्टेटमेंट। मेनली चैप्टर का नेम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, और उसके नीचे लिखो भगवान का प्रसाद। ये चैप्टर भगवान का ऐसा प्रसाद है जो 4 में से 4 नंबर ही आते हैं हर बार। मतलब बहुत इजी चैप्टर है। 3 दिन के अंदर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। अगले 5 या 6 दिन के अंदर हमारे नेक्स्ट 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। हफ्ता लगा लो मैक्सिमम। ठीक है, इसके नीचे लिखो इस चैप्टर में मेनली आपके पास 3 टॉपिक्स आने वाले हैं। लिखो कंपैरेटिव फाइनेंशियल। ये इधर देख लो एक बार ना, पहले ये जो अभी मैं 3 टॉपिक्स लिखवा रहा हूं ना, पहले ये समझ लो, ये टूल्स के लिखवा रहा हूं। टूल्स का मतलब होता है कैटेगरीज। फाइनेंशियल एनालिसिस की कैटेगरीज अभी बताऊंगा क्या है। उसमें टोटल 3 तरह के टॉपिक होते हैं कंपैरेटिव, जैसे ये 3rd चैप्टर है। अगर आप 4थे चैप्टर का नेम देखो एक बार, अपने पेजेस टर्न करो और 4th चैप्टर का नेम पढ़ के बताओ मुझे क्या है। बुक खोले तो बुक ले आए आज, तो अपनी बुक खोल। 4th चैप्टर है कॉमन साइज। ठीक है, कॉमन साइज के अंदर एक और टॉपिक है ट्रेंड एनालिसिस। तो ये देखो टूल्स है ना, टोटल 6-7 तरह के टूल्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ना। डिंपल इधर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टोटल 6-7 तरह के टूल्स हैं, जिसमें से 3 टूल्स वो हैं जिसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। 2 चैप्टर में बांटे हुए हैं। तो कौन कौन से 3 है जो प्रैक्टिकल है? एक है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो इस चैप्टर का नेम है। अगले चैप्टर का नेम क्या था? कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो देखो कॉमन साइज स्टेटमेंट। और तीसरा टूल है ट्रेंड एनालिसिस। ये 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अलग चैप्टर है, इसके नीचे लिख देना चैप्टर नंबर 3। तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि चैप्टर नंबर 3। कॉमन साइज और ट्रेंड एनालिसिस ये दोनों आते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। तो 3rd और 4th चैप्टर की टोटल हेडिंग का नेम होता है टूल्स। उस टूल्स में पहला 3rd चैप्टर है कंपैरेटिव, 4th चैप्टर है कॉमन साइज, 4th चैप्टर में ही आता है ट्रेंड एनालिसिस भी। तो ये लिखना शुरू करो। हाँ, ये सारा कुछ लिखना है। पहले तो लिखो भगवान का प्रसाद। सर ये भी लिखना है भगवान का प्रसाद? जी जरूर लिखना है, मैंने भी लिखा है, आप लोग भी लिखोगे। कहने का मतलब ये है कि बहुत इजी चैप्टर है ये वाला। कंपैरेटिव एफएस, उसके नीचे जो लिखा हुआ ना, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, वो लिखा हुआ है चैप्टर 3। कॉमन साइज स्टेटमेंट, उसके नीचे लिखा हुआ है चैप्टर 4। ट्रेंड एनालिसिस चैप्टर 4। हाँ जी, तो ये चैप्टर 3 है, ये चैप्टर 4, ये भी चैप्टर 4। ट्रेंड एनालिसिस भी चैप्टर 4 में आएगा। अब देखो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, याद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट आती है और P&L अकाउंट आता है। जब हमने कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखा था, टोटल 5 आइटम थे, किसी को याद है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की 5 आइटम्स पहले ही पेज पे था। बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी, एक्सप्लेनेटरी नोट्स या नोट्स टू अकाउंट्स। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 ही टॉपिक गिने जाते हैं, बैलेंस शीट और P&L अकाउंट। ऐसे ही कॉमन साइज का भी बैलेंस शीट और P&L अकाउंट। ट्रेंड एनालिसिस का भी सेम ऐसे ही, बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट। तीनों में सेम है, मतलब कैटेगरी बैलेंस शीट और P&L अकाउंट।
भी याद करने पड़ेंगे। इसमें याद करने पड़ेंगे, इसमें याद नहीं करने पड़ेंगे। क्वेश्चन पूरा का पूरा बैलेंस शीट बना के दिया होगा, इसका फॉर्मेट होता है, हमें वो करना पड़ेगा। आप ऐसे सोच लो पिछला चैप्टर आपका खत्म ही नहीं हुआ, आप ऐसे सोच लो पिछला चैप्टर आपका खत्म ही नहीं हुआ, वही का वही चल रहा है और कुछ भी नहीं है नया। नया एक फॉर्मेट आएगा जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है वो मैं करवा दूंगा। बन गया, ये लिख लिया। चलो अब मैं समझाने लगा हूं ये है क्या। चैप्टर नंबर 3 का नेम अगर आप देखोगे, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस कंपैरेटिव स्टेटमेंट। टूल्स का मतलब होता है टाइप्स, फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब जैसे पिछले चैप्टर में हमने किस किस चीज के फॉर्मेट बनाए थे, बैलेंस शीट के, और पिछले चैप्टर में किस किस चीज के फॉर्मेट बनाए थे, बैलेंस शीट और पी एंड एल अकाउंट के। बैलेंस शीट के अंदर पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी होता था, फिर एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर कितने मेजर हेड होते थे, एसेट्स के अंदर। पी एंड एल अकाउंट के अंदर इनकम्स के कितने होते थे, एक्सपेंस के कितने होते थे, गुरकिरत थोड़ा एक्टिव, 2 और 7। अब मेरे को एक बात बताओ, पिछले किसी चैप्टर में जब हमने पी एंड एल अकाउंट या बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीखा था, क्या हमने ये सीखा था कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या बुरा परफॉर्म कर रही है, कंपनी कितने सालों से चल रही है, कंपनी की ग्रोथ क्या है, मतलब प्रोग्रेस क्या है, कि कंपनी डूब रही है। अगर कंपनी का प्रॉफिट है तो हमें क्या ये पता चल गया था उसका पिछले साल का प्रॉफिट कितना है। मतलब हम कंपनी का हमने डेटा तो बना लिया था, गुरकिरत थोड़ा एक्टिव, हमने कंपनी का डेटा तो बना लिया था, पी एंड एल अकाउंट बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना सीख लिया था, लेकिन हम ये नहीं सीख पाए थे कि कंपनी का ट्रेंड क्या चल रहा है, एक कंपनी का पिछले साल के साथ क्या कंपैरिजन हो रहा है, एक कंपनी का अपने कॉम्पिटिटर दूसरी कंपनी के साथ क्या कंपैरिजन हो रहा है। तो जब हम कंपनी की बैलेंस शीट और पी एंड एल में, कंपनी की बैलेंस शीट और पी एंड एल में उसकी ग्रोथ, उसका कंपटीशन, उसका कंपैरिजन वगैरह चेक करते हैं ना, उसको बोला जाता है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या सीखा था, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना, और कुछ नहीं देख रहे थे हम कि कंपनी अच्छा जा रही है बुरा जा रही है, कंपनी के कंपटीशन कैसे है, मनन थोड़ा एक्टिव, कंपनी का कंपटीशन कैसा चल रहा है, कंपनी की ग्रोथ कैसी चल रही है, हमने कुछ भी नहीं सीखा था। इस चैप्टर में कह रहे हैं कि जब बैलेंस शीट और पी एंड एल आपका चैप्टर नंबर 1 में बन गया, अब आप बाकी चीजें सीखो कि कंपनी के प्रॉफिट की रेशियो क्या है, परसेंटेज क्या है, पिछले साल से लेके इस साल में कंपनी में कुछ इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, +1 में मार्क्स आए थे 81 किसी स्टूडेंट के 100 में से, +2 में आए 87, ये आए थे 2022 में, ये आए थे 2023 में। मेरे को बताओ ये प्रोग्रेस हुई है या देखा जाए तो डिक्रीज हुआ है, कितने से 6 नंबर से ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क्स, मार्क्स इंक्रीज या डिक्रीज, तो मार्क्स इंक्रीज यानी कि पॉजिटिव में लिख दूंगा 6। अब अगर मेरे को ये देखना हो कि कितने परसेंट मार्क्स इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं, तो वो कैसे निकालोगे, तो वो निकालोगे आप 6 डिवाइडेड बाय पिछले साल के कंपैरिजन में चेंज हुए ना। देखो इस साल तो इतना हो चुका है 87, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में चेंज हुआ ना, तो 6 को अगर मैं 81 से डिवाइड कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा कि उसके कितने परसेंटेज चेंज हुए। ये देखो ये क्या है, ये हमने +1 में मार्क्स लिए थे 81, लेकिन क्या अभी मुझे पता चल रहा है कि मैं इंटेलिजेंट हूं या नहीं हूं, कि बाकी कोई कंपटीशन कोई कंपैरिजन किसी से नहीं पता चल रहा ना। फिर मैंने +2 में लिए 87, तो पहले मैंने 87 लिख दिए, अभी भी मेरे को पता नहीं चल रहा कि क्वेश्चन में कंपैरिजन क्या है। फिर इसके बाद मैंने क्या सोचा कि अपने +1 और +2 को कंपेयर करूं, तो मैंने देखा 6 नंबर इंक्रीज हो गए और कितने की परसेंटेज चेंज हुई। ऐसे ही कंपनी में होता है, कंपनी में देखो तो ये तो एक था एक देसी एग्जांपल, अब मैं आपको बता रहा हूं जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे समझ लो कंपनी की सेल्स किस हेड में आती है, सेल्स ऑफ गुड्स, गुरकिरत क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, सुन नहीं रहा, पी एंड एल इनकम, आगे सेल्स ऑफ गुड्स, कौन सा मेजर हेड सब हेड, RFO, डिम्पल ने बता दिया RFO। तो समझ लो 2022 में या 2021 में, पिछले साल मेरी रेवेन्यू जो हुई थी ना, ये हुई थी 8 लाख रुपए, करंट ईयर में मेरी जो सेल हुई है 10 लाख हुई है, तो ये मेरे 2 लाख की इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, प्लस में हुई है कि माइनस में, तो देखा जाए तो आपने इसमें से ये माइनस कर दिया है ना, 10 लाख में से 8 लाख, तो 2 लाख का आपका रुपीज इंक्रीज हुई है। पहले सेल थी 8 लाख, फिर सेल बढ़ के हो गई 10 लाख। अब आपने देखना है
ये तो हो गया चेंजेस इन रुपीज, कि आपकी रुपीज के अंदर कितना चेंज हुआ है। अब अगर मेरे को निकालना है चेंजेस इन परसेंटेज, 2 लाख अपॉन 8 लाख मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा 25%। यहां से आपको पता चल गया 2 लाख रुपए का चेंज आया, इस वाले से पता लग गया 25% का चेंज आया। बात तो एक ही है, लेकिन कभी कभी हमें चीजें रुपीज में समझ आती हैं, कभी परसेंटेज में। तो परसेंटेज की हमेशा जल्दी एक्सेप्टेंस होती है। तो ये एक आपका टूल है जब आपने क्या किया है, 2 सालों के डेटा को कंपैरिजन किया है। चीज समझ में आ गई? तो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट इसी को बोलते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट वो होती है जब आप अपनी 2 साल की बैलेंस शीट को या 2 साल के डेटा को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हो और साथ में आप 2 चीजों के रिजल्ट निकालते हो, क्या चेंज हुआ रुपीज में, क्या चेंज हुआ परसेंटेज में। ये फॉर्मेट था। तो फॉर्मेट क्या बना, पिछले साल का डाटा 2021 का, फिर 2022 का यानी कि करंट ईयर का। कभी कभी पेपर में दिया होता है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, तो पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर, उसके बाद 2 कॉलम बनने हैं, चेंजेस इन रुपीज, चेंजेस इन परसेंटेज। क्वेश्चन खत्म। यही है इस चैप्टर में। माइनस करके मतलब ये है कि बैलेंस शीट ज्यादा दी होगी आपको, वो 15-20 आइटम दी होंगी, पूरी बैलेंस शीट बनानी होगी। पूरी बैलेंस शीट में क्वेश्चन में ज्यादातर बैलेंस शीट भी बना के दी होती है, आपको मेनली तो ये वाले 2 डिब्बे बनाने हैं। क्या करना है, प्लस माइनस ही करना है। सबसे मुश्किल क्या है, सिर्फ परसेंटेज की कैलकुलेशन, और तो कुछ है ही नहीं। तो इसको बोलते हैं कंपैरेटिव। पहले तुम कर ला, डिम्पल तू साथ वाली चेयर पे शिफ्ट, तुम दोनों की जोड़ी भी खतरनाक है। तू फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। अच्छा, इसमें मेरे को बताओ, कंपनी को इंटरेस्ट मिला, पहले साल मिला 70,000, पहले साल मिला 70,000 नहीं, 70,000 नहीं 60,000, दूसरे साल मिला है 90,000। 3 या 30, 30,000 का प्रोग्रेस, और कितने परसेंट चेंज हुआ, 30/60। कई बार स्टूडेंट पता क्या करते हैं, 30/90 कर देते हैं। भाई 90 तो नई आइटम आई है ना, इसको कंपैरिजन तो आप पिछले साल के साथ करोगे। तो जब पिछले साल के साथ कंपैरिजन कर रहे हो तो परसेंटेज पिछले साल के हिसाब से देखोगे ना, कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। अच्छा, इसका आंसर बताओ, 20,000 प्लस या माइनस। मतलब अब आपने इसमें से ये माइनस कर रहे हो। देखो 2 तरीके हैं सोचने के। एक तो होता है देसी तरीका, जो बंदा मतलब रट्टे नहीं मार सकता ना, जो कहता है यार ऐसे ही समझा दो, वो कहेगा अच्छा 60 से 40 हो गया तो 20 माइनस का, तो ये देखो 20 माइनस का। किसी को अगर ये कैलकुलेट करना नहीं आता, यार प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, तो नए में से ये पुराने वाली आइटम माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 20/60 इंटू 100। तो आंसर माइनस क्यों नहीं आएगी परसेंट भी माइनस। यार? आप लोग ये थोड़ी सोच रहे हो कि परसेंट आगे देखिए माइनस। हाँ हाँ यार, अगर आपका देखो 60 से 40 हो गया है, अमाउंट आपकी बिजनेस आपका डाउन में आया है, परसेंटेज भी तो डाउन ही हुई है, कितना आ रहा है -33.33%। ये है इस चैप्टर का मेन फंडा। तो एक टूल मैंने आपको सिखा दिया, एक टूल है कंपैरिजन करना। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक हमने कंपैरिजन किया है, सेम कंपनी है 2022 को 2023 से, मतलब एक साल को दूसरे साल से कंपेयर किया है, और मुझे आप बताओ कंपैरिजन कैसे कैसे कर सकते हैं हम। जैसे समझ लो आपके मार्क्स आने हैं, तो पेरेंट्स पता नहीं कहाँ कहाँ कंपैरिजन कर देते हैं ना, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, पिछले साल के साथ, है ना, कोई गूगल पे दिख गया उसके साथ, है ना, अखबार में फोटो आ गई पिछले साल के। कहने का मतलब ये है ना, कंपैरिजन को ये एक तरीके से तो नहीं हो सकता ना, शिव इधर सुन लेना, कंपैरिजन को ये एक तरीके से तो नहीं हो सकता, बड़े सारे तरीकों से हो सकता है। ऐसे ही कोई कंपनी है, जो मैंने डेटा लिया, मैंने कंपनी का कंपैरिजन क्या किया 2 सालों के साथ ना, 2022 में इतना था, 2023 में है। अब आगे और मुझे बताओ कंपनी पिछले साल पर वो तो वो साल ही हो गया ना फिर। नहीं नहीं नहीं, आप अभी समझे नहीं। कैटेगरी तो गुरकीरत वही होगी ना, किसी प्रोडक्ट को पिछले साल के साथ, ये साल वाला तो मैंने कर लिया। नहीं वो भी नहीं, कंपैरिजन कर रहे हैं यार, कंपैरिजन। एक और बताऊं, एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ,
ओप्पो वाले किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? या तो अपने पिछले सेल के साथ कि हमने पिछले साल इतना बेचा था, इस साल इतना, या फिर वो करेंगे वीवो के साथ, रेडमी के साथ, एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ। कोई और बताओ तीसरा। अब सोचो, दो मैंने बता दिए, साल एक साल दूसरे साल, एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ। सब्सिट्यूट नेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, चलो सोचा तो है। ठीक हो गया। गुरुकिरे जो पूछ रहा हूँ वो काम की चीज बताना यार। तो फिर वो तो एक कंपनी दूसरी कंपनी हो गई। ठीक है, तीसरा कंपैरिजन किसका हो सकता है? क्वालिटी। क्वालिटी के साथ कंपेयर, लेकिन क्वालिटी में कोई फोन वाली का ले आके। क्वालिटी में हम डिम्पल एक चीज है ना, क्वालिटी में हम रुपीस कैसे निकाल पाएंगे? मेरी 8,000 रुपए की क्वालिटी है, उसकी 7,000 रुपए की, वो तो प्राइस हो गया। गुडविल नहीं, हमने बैलेंस शीट का करना है ना सारी चीजों का। तो तीसरा एक कंपैरिजन आपका पता है किसके साथ हो सकता है? पहला कंपैरिजन किसका बताया मैंने? ईयर्स के साथ। दूसरा कंपनीज के साथ, मतलब कि कॉम्पिटिटर के साथ, ऐसे लिख सकता हूं मैं, है ना। तीसरा कंपैरिजन आप कर सकते हो अपनी इंडस्ट्री के साथ। सर इंडस्ट्री क्या होता है? अब जैसे मोबाइल की एक कंपनी है, ये देखो ये एक इंडस्ट्री है, इसमें ना ओप्पो की कंपनी भी है, वीवो की भी है, ठीक है, आईफोन भी है, एप्पल भी है। एप्पल आईफोन एक हो गया। अब बड़ी जल्दी जवाब आता है। सर मैटर करता है कि आप समझा क्या रहे हो, है ना, तब हमारे जवाब आएंगे। एक आ गया रेडमी, रियलमी, एक आ गया MI। और सेम हो गया। रेडमी MI भी सेम होती है। हाँ, Realme और जो वो है रियलमी, Xiaomi, वो भी सेम है। वो भी रेडमी है, वो भी रियलमी लिखना हो क्या लिखना? नोकिया। रियलमी। चलो बस बहुत है। अब देखो हमारी कंपनी जो है, हमारी कंपनी समझ लो कौन सी कंपनी रखे हम अपनी? आईफोन वाली। तो आईफोन वाले वीवो के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, ओप्पो के साथ, रेडमी के साथ, नोकिया के साथ, सैमसंग के साथ, जो भी है कंपैरिजन कर रहे हैं हम। ये नहीं देख रहे कि हाँ कंपनी छोटी बड़ी है, अभी कंपैरिजन देख रहे हैं। तो ये तो हमने कर लिया कंपटीशन के साथ। अब पूरे वर्ल्ड में हर देश में ना, जैसे ये पूरी इंडस्ट्री है ना, इसको बोला जाता है मोबाइल इंडस्ट्री या टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो इसका भी एक अलग से डेटा होता है कि ओवरऑल सारी कंपनियों को अगर हम एवरेज निकाल लें मिक्स, तो पूरी इंडस्ट्री की एवरेज क्या बैठ रही है। तो हर कंपनी वाले ना अपने पूरी इंडस्ट्री के साथ भी कंपेयर करते हैं, तभी तो पता चलता है। अगर मैं सिर्फ वीवो के साथ करने लग गया, ओप्पो का वीवो के साथ करने लग गया, कंपैरिजन है पड़ा। ओप्पो वाले आईफोन के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं? कभी कभी नहीं कर सकते आईफोन के साथ। आईफोन के साथ कंपैरिजन करने के लिए एक दो ही है कंपनियां, सैमसंग या एक और भी है, नहीं जिसके महंगे मोबाइल आते हैं यार, आईफोन, सैमसंग, वन प्लस। तो वन प्लस के साथ आईफोन करेगी तो थोड़ा सा कंपेरेबल है, सैमसंग के साथ है। तो क्या करते हैं, एक तो हम अपने ईयर्स के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं, एक अपने कॉम्पिटिटर के साथ, या एक पूरी इंडस्ट्री की एवरेज के साथ। तो ये टाइप्स ऑफ कंपैरिजन है। तो ये मेरा पहला टूल खत्म हुआ, क्या है? टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस कंपैरेटिव। ये इस चैप्टर में सिर्फ कंपैरिजन करने, फ्री के नंबर आते हैं। अच्छा और क्या टूल्स हो सकते हैं कंपनी की प्रोग्रेस को चेक करने के लिए? एक होता है कॉमन साइज। कॉमन साइज का मतलब होता है, अब जैसे मेरी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की कोई 5-8 आइटम बोलना, या मेजर हेड सब हेड बोलना। बैलेंस शीट में सिर्फ मेजर हेड ही बोल दो। शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा क्या था? चौथा क्या था? मेरे को कोई अमाउंट्स बोल दो अपनी फैक्ट्री में बना के। 2000, 3000, 4000। चलो ठीक है जी, 1000, 2000, 3000, 4000। अब टोटल बता दो, टोटल ऑफ लाइबिलिटी कितना आएगा? हाँ तेरे को तो याद है ना कि जब पहले प्लेयर ने 1 विकेट ली, दूसरे ने 2, तीसरे ने 3, चौथे ने 4, 10,000। ये हो गया टोटल। ये कंपनी की बैलेंस शीट है, ये कंपनी की बैलेंस शीट है। अब कंपनी पता क्या करना चाहती है? कंपनी कह रही है गुरुकिरत आप मेरे को बताओ लाइबिलिटी साइड का टोटल कितने है? ठीक है जी, लाइबिलिटी साइड का टोटल 10,000 है। उसमें से नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी है? 3,000। करंट लाइबिलिटी कितनी है? शेयर होल्डर फंड, ये तो सारे रुपीज है ना। लेकिन अगर मैं ये जानना चाहूं कि टोटल में से, अगर हमेशा हर चीज का टोटल कितने परसेंट होता है? अगर मैं कहूं टोटल लाइबिलिटी 100% है, उसमें से मेरे को ना सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट लाइबिलिटी की परसेंटेज बताओ। 30%। कैसे निकाली?
3000 को 3000 अपॉन 10,000 ना, 3000 ये वाली आइटम अपॉन उसका टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 तो 30%। तो ये बहुत जरूरी टूल है ये पहचानने के लिए कि किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर कोई अगर हम एक आइटम देखना चाहें तो वो पूरी कंपनी का कितने परसेंट ले जाता है। अब जैसे मैं कहूं हमारी +2 क्लास में कितने बच्चे हैं, 20 बच्चों की मैं कंप्लेंट परसेंटेज निकालना चाहता हूं या शरारती बच्चों की परसेंटेज, तो पूरी क्लास में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका होगा बताइए गुरकिरत? पूरी क्लास में सबसे ज्यादा, या सारे गुरकिरत की तरफ क्यों देख रहे हो या मन में क्यों सोच रहे हो, मन में क्यों सोच रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपन किसी भी ओवरऑल डेटा में से किसी एक आइटम का ये हिस्सा निकालना चाहते हैं कि मेरा हिस्सा कितना निकलता है, तो ये वो चीज है। इससे क्या पता चलता है, अब कंपनी के बड़े सारे खर्चे होते हैं, कंपनी के टोटल 7 तरह के खर्चे होते थे ना, 7 तरह के खर्चे। पहला क्या होता था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरा परचेजेस, तीसरा चेंजेस इन इन्वेंट्री, चौथा एम्प्लॉय बेनिफिट, पांचवा क्या था, फाइनेंस को, 6वां क्या था, 7वां अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या थे, कोई एक दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई रेंट वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब खर्चे। तो सोच के देखो 7 खर्चे में से ना टोटल खर्चा हुआ था 1 करोड़ का। एडवर्टीजमेंट के खर्चे कहाँ आते हैं 7th में से, अदर आउटस्टैंडिंग है थोड़ी जी, अदर एक्सपेंसेस में एडवर्टीजमेंट है। 1 करोड़ के कंपनी के खर्चे हो गए, कंपनी तो हिल गई। कंपनी ने सोचा सारे एम्प्लॉइज को हटा दो, खर्चा बहुत हो गया। कंपनी ने सोचा सारे लोन वापस, जो हम लोन लिए हो ना वो सारे वापस कर दो, इंटरेस्ट का खर्चा बहुत पड़ रहा है। लेकिन बाद में पता क्या चला, जब मैंने देखे ना P&L अकाउंट को उठा के देखा, उसमें देखा 95 लाख का खर्चा, 1 करोड़ में से 95 लाख का खर्चा खाली एडवर्टीजमेंट का था, यानी कि 7th के अदर एक्सपेंसेस में आ रहा था। तो बताओ इस केस में मैंने सारे एम्प्लॉइज को निकाल दिया, सारे लोन रीपे कर दिए, परचेज करनी, सामान खरीदना बंद कर दिया, क्या वो इतना रेलिवेंट पार्ट था? सारे खर्चे मिला के 5 लाख थे, खाली खाली एडवर्टीजमेंट था। तो मेरे को कौन से खर्चों पे कंट्रोल करना था, एडवर्टीजमेंट वाले पे ना। तो अगर मेरे को पता चल जाएगा टोटल खर्चों में से कितना परसेंट एडवर्टीजमेंट का है, कितना परसेंट फाइनेंस कॉस्ट का, कितना परसेंट एम्प्लॉइज का, तभी तो मैं कोई डिसीजन ले पाऊंगा। अब जो कंपनी के मालिक होते हैं वो कंपनी में पैसा लगा देते हैं, लेकिन बैठते घर पे हैं, जरूरी नहीं है वो आएंगे ही जाएंगे, उन्होंने तो शेयर खरीद लिए, पैसा लगा लिया। तो सोच के देखो, जब उनको कोई चीज का डिसीजन लेना हो तो किसी चीज की परसेंटेज पता चलेगी तभी तो डिसीजन ले पाएंगे। तो क्या किया जाता है, कॉमन साइज में हम हर चीज की परसेंटेज निकाल लेते हैं। ये हो गई 10%, ये हो गई 20%, ये हो गई 40%। तो अब मेरे को बताओ, ये कंपनी की बैलेंस शीट है, सबसे ज्यादा परसेंटेज का हिस्सा किसके पास है? सबसे ज्यादा करंट वाले के पास है ना। तो इसका मतलब है कंपनी के अंदर करंट लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है। करंट लाइबिलिटी वो होती है जो हमने 12 महीनों के अंदर देनी है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है तो कंपनी इसको कम करना चाहेगी। पॉइंट समझ में आ गया? तो ये परसेंटेज कैलकुलेट करना भी एक, डिंपल इधर, परसेंटेज कैलकुलेट करना भी क्या है, एक टूल है। तो ऐसे ही कंपनी के टोटल 6-7 टूल्स होते हैं, जिसमें से 2 टूल्स जो हैं वो प्रैक्टिकल चैप्टर थे, तो उसके मीनिंग मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिए। बाकी जो टूल्स हैं, जैसे एक ट्रेंड एनालिसिस भी मैंने अभी आपको लिखवाया था। ट्रेंड एनालिसिस का पूरे पेपर में पूरी बुक में एक ही क्वेश्चन है, वो समझ लो 5 सालों में एक बार आता है, और हर साल कंपैरेटिव वाला और कॉमन साइज वाला दोनों क्वेश्चन पेपर में हर साल आते हैं। कितने परसेंट लिखो इसको, 100% इन एग्जाम एवरी ईयर। कोई टीचर अगर बोल रहा है 100% एवरी ईयर है, तो समझ लेना उसके पास्ट ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो हर साल आता ही आता है, कंपैरेटिव का आएगा और कॉमन का आएगा, और दोनों में लिखा आएगा और, मतलब की चॉइस। तो दोनों में चॉइस आती है, कंपैरेटिव और कॉमन साइज में। अब इसमें पढ़ के देखते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले देखो इधर बुक खोल लो, बुक खोलो, पहले तो इसको सर्कल करो, विल नोट इन द, पहले इसको सर्कल करो, नोट को सर्कल करो कि ये पेपर में, इस चैप्टर में जो ये है ना, ये वाली आइटम्स पेपर में नहीं पूछी जाएंगी।
मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये याद है किसका मेजर हेड होता था, सब हेड होता था इसका? वो है शेयर कैपिटल का थर्ड है। शेयर कैपिटल का गलत, शेयर होल्डर फंड का, शेयर होल्डर फंड का थर्ड शेयर होल्डर फंड का थर्ड वाला था, तो शेयर होल्डर इधर लिख लो, शेयर होल्डर फंड का थर्ड लिखो। चलो चलो पिछला चैप्टर भी साथ साथ रिवाइज है। शेयर एप्लीकेशन मनी, ये क्या होता था? इधर आप मेजर हेड लिखो सेकंड, लिखो लिखो साथ में सेकंड मेजर हेड। डेफर्ड टैक्स है नॉन करंट लायबिलिटी का सेकंड। ठीक है, लिखो जी नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर ये सेकंड होता था, बिल्कुल ठीक है जी। नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर सेकंड, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ये भी नॉन करंट लाइबिलिटी फोर्थ, हाँ थर्ड, नॉन करंट लाइबिलिटी का थर्ड। कह रहे हैं इस चैप्टर में ना ये वाली आइटम्स नहीं पूछी जाएंगी, सीबीएसई ने ये सिलेबस में रखा है। ये नहीं कहा कि ये वाली आइटम्स पहले चैप्टर में नहीं रखी जाएंगी। बच्चों के पता क्या डाउट्स निकल के आते हैं, सर साफ साफ तो लिखा हुआ है विल नॉट बी गिवन इन द एग्जामिनेशन बोर्ड, पर ये भी तो देखो ना इन द चैप्टर ऑफ कंपैरेटिव या कॉमन साइज, मतलब अगले जो आने वाले चैप्टर हैं उसमें से इससे रिलेटेड आइटम्स नहीं आएंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आइटम्स जो है ना ये बहुत टेक्निकल आइटम्स है। पहले चैप्टर में कहते हैं मेजर हेड सब हेड तो पूछेंगे हम इसके, अगले किसी चैप्टर में इसके बारे में नहीं पूछेंगे। तो इसके साथ पहले लिखो बट चैप्टर 1 में, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, बट चैप्टर 1 में ये पूछी जाएगी, ये इसी चैप्टर के लिए है। बट नॉट डिलीटेड इन चैप्टर 1, बट नॉट डिलीटेड इन चैप्टर 1, ओनली डिलीटेड हेयर। नहीं तो कहीं गुरकिरत आके कह दे मेरे को सर उधर लिखा हुआ था कि सिलेबस में आएगा नहीं, आपने हमें मेजर हेड सब हेड याद करा दिए। तो मेजर हेड सब हेड तो आएंगे इसके, इस चैप्टर में नहीं पूछा जाएगा। आई थिंक बड़ा क्लियर है। ऐसे ही एसेट्स के बारे में भी है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सीबीएसई एक बोर्ड है यार आपका। सर क्वेश्चन पेपर जो होता है डिफरेंशिएट किए पहले जो है कोई मिक्स होता है, जो पहली बुक है ठीक है, और जो दूसरी और तीसरी बुक है उसको इकट्ठा बोला जाता है, मतलब पार्ट ए बुक पार्ट बी बुक। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस किसी को याद है? पहले नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट्स का थर्ड, ठीक है। तो ये वाली आइटम जो है पेपर में नहीं पूछी जाएंगी। इंटेंजिबल एसेट, अंडर डेवलपमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, अदर नॉन करंट बैंक डिपॉजिट, मोर देन, ठीक है जी। आगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वाली भी। अब हम पढ़ रहे हैं टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, जो चैप्टर का नेम है। इसके आगे एरो डालो, इसके आगे एरो डालो, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन्स एब्सोल्यूट फिगर्स, इसके फिगर्स के ऊपर लिखो रुपीस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने कौन कौन से दो फॉर्मेट किए हैं, बैलेंस शीट और पी एंड एल अकाउंट। बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, लाइबिलिटीज और एसेट्स। पी एंड एल में क्या आता था, इनकम्स और एक्सपेंसेस। तो देखो इधर यही चार चीजें हैं। कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट्स लिखो नंबर 1, लाइबिलिटीज नंबर 2, रेवेन्यू मतलब इनकम नंबर 3, एक्सपेंसेस नंबर 4। वही रेवेन्यू और प्रॉफिट एक ही बात हो गई। कह रहे हैं जो आपने पी एंड एल बैलेंस शीट में देखा यही चार चीजें तो देख के आए हो आप, लाइबिलिटीज, एसेट्स, इनकम्स, एक्सपेंसेस। अगली लाइन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से ये चैप्टर है। जो अगली लाइन है ना, दे डू नॉट रिवील द अर्निंग कैपेसिटी, लिक्विडिटी, फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ एंटरप्राइज। अब एक कंपनी है, आपको पता है अडानी जो है ना इस टाइम इंडिया का, एशिया का सबसे अमीर आदमी है। इसने अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया और वर्ल्ड का सेकंड या थर्ड रिचेस्ट है इस टाइम पे अडानी ग्रुप। चीज समझ में आ रही है आपको? अडानी ग्रुप, अडानी क्या है, इंडिया का सबसे अमीर है, एशिया का सबसे अमीर है, वर्ल्ड का सेकंड या थर्ड चल रहा है। फर्स्ट एलोन मस्क है, सेकंड जेफ बेजोस होगा वो अमेज़न वाला, थर्ड नंबर पे लगभग यही है। समझाना क्या चाह रहा हूं मैं, अडानी बहुत अमीर है इंडिया का, लेकिन फिर भी जो वो है ना अंबानी से कम टैक्स भरता है। अक्षय कुमार समझ लो, अगर इंडिविजुअल की बात करें कंपनी की नहीं, अक्षय कुमार इनसे ज्यादा टैक्स भरता है। मेरे समझाने का मकसद यहाँ पे क्या है, अडानी ग्रुप अगर सबसे ज्यादा अमीर है तो उसकी बैलेंस शीट भी सबसे ज्यादा स्ट्रोंग होगी। खर्चे भी ज्यादा। अडानी ग्रुप के अगर सबसे ज्यादा अमीर है, इंडिया का नहीं एशिया का भी, इंडिया, चाइना, रशिया ये सारे मिला के, ठीक है, सबसे अमीर है तो उसकी बैलेंस शीट भी सबसे स्ट्रोंग होगी।
बैलेंस शीट भी सबसे स्ट्रांग होगी, लेकिन उसके जो डेट है ना, लोन कर्जे, वो भी सबसे ज्यादा मिला के है। मतलब वो सबसे ज्यादा अमीर क्यों बन रहा है, वो लोन ले लेके ना नई नई फैक्ट्रियां खोली जा रहा है, खोली जा रहा है। पूरी कंपनियों से उसके 1 लाख+ करोड़ के लोन चल रहे हैं, 1 लाख करोड़ के। ये मैं कम बोल रहा हूँ, समझ लो 1 लाख। हाँ जी। भरेगा कैसे? भरेगा कैसे? जब कंपनी प्रोडक्ट बेचेगी, समझ लो जो उसका मेन काम है, पैसे आएंगे तो वो फिर बैंक को किस्त देते हैं। यही तो रली मिली भगत होती है। मेरे कहने का मतलब, पहले पहले मेरे को समझाने दो एक लाइन। मेरे समझाने का मतलब ये है कि चाहे वो इंडिया का सबसे अमीर बंदा है, चाहे उसकी बैलेंस शीट में हमें लग रहा है कि उसकी बैलेंस शीट तो बहुत ऊपर जा रही है, ठीक है, कि इतनी ज्यादा उसकी वैल्यू है, पर फिर भी वो कंपनी की एक्चुअल अर्निंग कैपेसिटी नहीं बता पाते, ना ही कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस। साउंडनेस का मतलब होता है कि कंपनी वाकई एक अच्छी पोजीशन में जा रही है कि नहीं, अच्छी ग्रोथ में जा रही है कि नहीं। चाहे उसके पास बैलेंस शीट में 1 लाख करोड़ रुपया पड़ा है, उसकी जो एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर टेंजिबल इंटेंजिबल कई लाख करोड़ है, फिर भी उससे कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस ये नहीं पता चलती कि कंपनी सच में क्या बढ़िया काम भी कर रही है। सरप्रीत और गुरकिरत थोड़ा एक्टिव। ये भी नहीं पता चलता कि क्या कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है कि नहीं कर रही। इसी को पहचानने के लिए ये चैप्टर जन्म लिया था, टूल्स। इसी को पहचानने के लिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट आया कि एक काम करो, अपनी कंपनी को ना अंबानी की कंपनी के साथ कंपेयर करो, तभी तो जिन कंपनी लोगों ने पैसा लगाया हुआ है तभी तो समझ पाएंगे कि यार है कि नहीं है। अब जिन्होंने लोन लिए हुए हैं, अंबानी ने, अडानी अडानी ग्रुप ने, इंडिया में सबसे ज्यादा लोन अडानी ग्रुप ने ले रखे हैं। अब अगर हम कंपनी की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो अगर उनके लोन की बात करें, कितना लोन लिया हुआ है अंबानी ने और अडानी ने, अडानी ने लिया हुआ है इतना, अंबानी ने लिया हुआ है इतना, तो आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हो ना कि अडानी ग्रुप ही ऊपर जा रहा है। तो इसलिए कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम एक साल को दूसरे साल के साथ भी कंपेयर करते हैं, एक कंपनी को कॉम्पिटिटर दूसरी कंपनी के साथ भी। ये भी एक तरह से एक टूल है पहचानने का। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो टूल्स है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो दिए नहीं होते। अब पिछला चैप्टर आपने किया था मेजर हेड सब हेड वाला, या कल हमने क्वेश्चन किए थे ना, बैलेंस शीट बना के दिखाओ, 5-6 आइटम दी हुई थी, मेजर हेड के सामने आप अमाउंट लिख रहे थे, या P&L अकाउंट बना के दिखाओ। क्या कभी हमने ये देखा था कि ये पिछले किसी चैप्टर में ये आया हो कि वेदर कंपनी इज गोइंग गुड और बैड? ये तो आया ही नहीं था। हमने तो बैलेंस, हमें डेटा दिया, हमने बैलेंस शीट बना दी। तो ये टूल्स ये पहचानते हैं कंपनी की, क्या कंपनी एक अच्छी पोजीशन में है कि नहीं है, कंपनी की परसेंटेज क्या है, दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन क्या है, पिछले साल के साथ कंपैरिजन क्या है। तो ये वाली लाइन दोबारा पढ़ो जो हाईलाइट की हुई है, ये वाली लाइन दोबारा पढ़ो जो हाईलाइट हो रखी है, दे डू नॉट, आगे, दे आर नॉट रेडिली अंडरस्टैंडेबल टू यूजर्स। अब सोच के देखो यार गुरकिरत, आपके पापा ने ना मुझसे प्रभावित होके किसी कंपनी के 100 शेयर खरीद लिए, ठीक है, 300 रुपए का एक शेयर था, 100 शेयर खरीद लिए, तो 300 इंटू 100 कितना होता होगा? 30,000 या 3,000? 30,000 के शेयर खरीद लिए। तो आपके जो फादर है ना, वो कंपनी के मालिक बन गए, लेकिन किस हैसियत से? 30,000 की हैसियत की, लेकिन है तो मालिक, है ना। इन्वेस्टर का एक टैग तो मिल गया ना, आप कंपनी के शेयर होल्डर्स है, इन्वेस्टर है, हमने कंपनी में पैसा लगा रखा है, चाहे 10 रुपए चाहे 30,000 रुपए। अब मालिक साहब पता है क्या कहते हैं, मालिक जी, बाबू जी कहते हैं यार कंपनी की बैलेंस शीट ले आओ। मेरा गुरकिरत पढ़ता है, MCA जाता है, तरुण सर्कल जाता है जी, कंपनी की बैलेंस शीट लेके आओ। अब हम कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ेंगे। गुरकिरत के पापा इन्वेस्टर थे, मालिक थे कंपनी के, लेकिन 30,000 की वैल्यू के। तो जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनके पास बैलेंस शीट पहुंच जाती है हर साल, या मेल में, नहीं तो घर पे पहुंच जाती है इतनी मोटी बन के, ठीक है, पहुंच जाती है। तो मेल पे आई जी, या बैलेंस शीट आ गई, गुरकिरत के पापा देख रहे हैं 1 लाख करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, उनको ना एक आइटम दिखी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ कैपिटल, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और गुरकिरत के पापा कहे पहली बात मेरे को प्रीमियम नहीं पता, मैं तो अपने पुत्र नु प्यारा प्यारा कह के बुलाता सन, तो प्यारा पता है, प्रीमियम पता नहीं क्या आ गया। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन असि तो हमेशा कांग्रेचुलेशन सुने सी, रिडम्पशन क्या है? डिबेंचर, ये तो वर्ड से सुने ही नहीं। कहने का मतलब क्या है, बैलेंस शीट के अंदर कुछ कुछ आइटम इतनी मुश्किल होती हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड, गुरकिरत कहता अच्छा टाइटैनिक जहाज सिंक हो रहा होगा ना, उसका फंड है। बात तो सही है। अब जब तक हमने पढ़ ही नहीं रखा सिंकिंग फंड क्या है, मेरी नजर में तो वही आएगा ना, सिंकिंग मतलब डूबना,
सिंक वही होता है ना, डूबना, डूबने वाला फंड है। ये क्या है? मतलब अगर कॉमर्स वाले बच्चों को नहीं पता टेक्निकल आइटम्स, तो आम इंसान जिन्होंने पैसा लगा रखा है उनको पता होंगी ये चीजें। कम से कम आपको डिबेंचर का मतलब तो पता ही होगा कि चल लोन है यार, ठीक है, लोन लिया हुआ है हमने। तो इस वजह से ना कंपनी का जो डाटा है पूरी तरीके से समझ में नहीं आता था, इसलिए इन्होंने ये टूल्स बना दिए कि चीजों को सौखा करो, चीजों को कंपेयर करो, पूरी बैलेंस शीट में किसकी परसेंटेज सबसे कम है या ज्यादा है। तो ये इन चैप्टर्स का मकसद है, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 का, कि हमें पता चल जाता है। हेंस दे आर एनालाइज्ड, पढ़ना आगे क्या लिखा हुआ है, हेंस दे आर एनालाइज्ड टू प्रेजेंट देम इन द सिंपल एंड, पढ़ना ये वाली लाइन क्या लिखी हुई है, इसलिए ये टूल्स इस हिसाब से एनालाइज किए गए हैं टू प्रेजेंट देम इन द सिंपल, ठीक है। वेरियस टूल्स, कई तरह के टूल्स निकाले, जैसे सबसे पहले क्या था, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में यहाँ पे जल्दी से बनाओ, ईयर वाइज, और बताना क्या था, एक था कॉम्पिटिटर वाइज, एक कंपनी का दूसरी कंपनी, और तीसरा इंडस्ट्री वाइज। तो ऐसे आप लोग कंपेयर कर सकते हो। सरप्राइज सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस एक आपका टूल है, तो बंदों को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ठीक है, पिछले साल इतना था, इस साल हमारी ग्रोथ है या डिक्लाइन है। कंपनी वाइज, सॉरी ईयर वाइज, कॉम्पिटिटर वाइज, इंडस्ट्री वाइज। अगला टूल देखो, कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट में लिखो परसेंटेज ऑफ आइटम्स। अभी मैंने आपको समझा दिया था ना, 10%, 20%, 30%। एक ऐसे होता है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में क्या चेक करना होता है, ग्रोथ। ट्रेंड एनालिसिस में चेक होता है, शिफ्ट लिखो साथ साथ, हाँ ऐसे लगा लो कि पिछले साल जैसे समझ लो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, अगले साल 3 लाख का, अगले साल 5 लाख का, तो कंपनी का ग्रोथ क्या है, ट्रेंड। आगे है रेशियोज, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये दोनों तो आपके अगले चैप्टर्स हैं, तो रेशियोज के आगे लिखो चैप्टर नंबर 6, और इसमें लिखो चैप्टर नंबर 7। ये तो अपने अगले चैप्टर्स हैं, इससे ये भी कंपनी के टूल्स हैं। फंड फ्लो नोट इन सिलेबस, मतलब चैप्टर नहीं है, ब्रेक इवन पॉइंट, लेकिन ये टूल्स याद करने पड़ेंगे। तो टूल्स याद करो और छुट्टी। कितने टूल्स हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियोज, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ब्रेक इवन। एक बार जल्दी से टूल्स याद करते हैं। पहला टूल क्या था, कंपैरेटिव, दूसरा कॉमन साइज, तीसरा ट्रेंड एनालिसिस, चौथा रेशियोज, पांचवा कैश फ्लो, छठवां फंड फ्लो, और ब्रेक इवन। इधर लिखो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ये 7 पॉइंट लिख दो, इधर ही लिख दो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। शिव जो बोले पहले बोले, एक तो तेरे को समझ ही बाद में आती है। इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बाकी करेंगे कल।